हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे NCERT क्लास 8th का जो 17वां चैप्टर है उसके प्रश्नोत्तरों के बारे में। चैप्टर का नाम आप देख चुके होंगे, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तारे एवं सौर परिवार। इस चैप्टर के प्रश्नोत्तरों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। प्रश्नोत्तरों के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और आपको लगे कि वीडियो आपके लिए अच्छा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस चैप्टर के प्रश्नोत्तरों की। अभ्यास प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। प्रश्न 1 से 3 में से सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट से थर्ड तक जो प्रश्न हैं उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये, और इसमें आपको सही उत्तर का चयन करना है। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन परिवार का सदस्य नहीं है। परिवार का सदस्य कौन नहीं है? तो देखिए, जैसे क्षुद्र ग्रह है, उपग्रह है, धूमकेतु है, ये तो सदस्य हैं, लेकिन तारामंडल जो है ये सदस्य नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तारामंडल, जैसा कि आप आंसर में भी देख पा रहे होंगे। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है। इनमें से सूर्य का ग्रह जो नहीं है उसका बात हमें करना है। तो देखिए, जैसे बुध है, शनि है और पृथ्वी है, ये तो तीनों सूर्य के ग्रह हैं, लेकिन सीरियस जो है ये नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका क, सीरियस। ठीक है, तो देखा हमने, पहले प्रश्न का उत्तर तो हो गया ग, तारामंडल, और दूसरे का हो गया क, सीरियस। बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। तीसरे प्रश्न को देखिए, प्रश्न है चंद्रमा की कलाओं के घटने का कारण यह है। हम देखते हैं कि जब चंद्रमा पूरा संपूर्ण रूप से बिल्कुल गोल दिखाई देता है और धीरे धीरे अपन देखते हैं किनार कटती जाती है, कम होती जाती है, तो ये जो कलाएं कम होती है, घटती है, इसका कारण क्या है, इसके बारे में ये प्रश्न पूछना चाह रहा है। तो चारों ऑप्शनों को हम पढ़ते हैं। पहले, हम चंद्रमा का केवल वह भाग ही देख सकते हैं जो हमारी ओर प्रकाश को परावर्तित करता है। दूसरा ऑप्शन है, हमारी चंद्रमा से दूरी परिवर्तित होती रहती है। नहीं, ऐसा तो नहीं है भाई। पृथ्वी की छाया चंद्रमा के पृष्ठ के केवल कुछ भाग को ही ढकती है। ऐसा भी नहीं है। चंद्रमा के वायुमंडल की मोटाई नियत नहीं है। बिल्कुल नियत है, तो ये भी गलत है। यानी सही आंसर हो गया हमारे पास क, कि हम चंद्रमा का केवल वह भाग ही देख सकते हैं जो हमारी ओर प्रकाश को परावर्तित करता है। ठीक है, तो इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा क, जैसा कि आप आंसर में भी देख पा रहे होंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चौथा प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। चौथे प्रश्न में आपको क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है चौथे में, देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति में क, सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह है। यानी सूर्य के जो 8 ग्रह हैं उनमें से सबसे दूरी वाला ग्रह जो है वो कौन सा है? तो इसमें आ जाएगा नेपच्यून। नेपट्यून ये रहा, देखिए आंसर। इसको अपन यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं, नेपट्यून। ठीक है, बात करते हैं ख की। वर्ण में रक्ताभ प्रतीत होने वाला ग्रह है। रक्ताभ मतलब रक्त के जैसा, और रक्त के जैसा है तो उसको हम कह देंगे लाल ग्रह, और लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल ग्रह को। तो ये रहा मंगल, यहाँ से हम यहाँ पर मंगल को लिख देंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसी का जो ग्रह है उसके बारे में बात करते हैं कि तारों के ऐसे समूह को जो कोई पैटर्न बनाता है क्या कहते हैं? भाई, अगर कोई पैटर्न बन रहा है, जैसे मान लीजिए ये तारे हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे बन गए, तो ये जैसे पैटर्न बन गया ये, तो ऐसे पैटर्न बनाने वाले
जो तारा का समूह होता है उसको हम कहते हैं तारामंडल। तो यहाँ से देखिए तारामंडल को हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ग्रह की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड, ग्रह की जो परिक्रमा करते हैं खगोलीय पिंड होते हैं उनको हम कहते हैं उपग्रह। और ग्रह की बात करें तो ग्रह होता है, जैसे मान लीजिए ये सूर्य है और सूर्य की परिक्रमा अगर कोई कर रहा है पिंड, तो वो पिंड तो क्या होगा, वो पिंड तो होगा ग्रह। और ग्रह की कोई परिक्रमा कर रहा है तो वो हो जाएगा उपग्रह। तो यहाँ से उपग्रह जो है इसको हम यहाँ से उठा के यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इसी का आने वाला है कि शूटिंग स्टार वास्तव में क्या नहीं है, तारा नहीं है। शूटिंग स्टार वास्तव में तारा नहीं है, तो इस तारा को यहाँ से उठा के यहाँ लिख देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लास्ट 6 की बात करते हैं कि क्षुद्र ग्रह तथा की कलाओं के बीच पाए जाते हैं। भाई क्षुद्र ग्रह जो होते हैं किस किस की कलाओं के बीच में पाए जाते हैं, तो पहला तो है मंगल और दूसरा है बृहस्पति। पहले वाले रिक्त स्थान में तो लिख देंगे मंगल और दूसरे वाले में आ जाएगा बृहस्पति। सही आंसर क्या हो जाएगा कि क्षुद्र ग्रह मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। इस प्रकार ये चौथा आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 5वां प्रश्न है ट्रू फॉल्स का, सही गलत का। प्रश्न में स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, उनमें से आपको सही और गलत को छांटना है। अगर सही है तो उसके सामने टी लिखना है, गलत है तो उसके आगे एफ लिखना है, ठीक है। चलो देखिए 5वें प्रश्न का पहला प्रश्न हम देखते हैं। लिखा हुआ है कि ध्रुव तारा सौर परिवार का सदस्य है। बिल्कुल ऐसा तो है ही नहीं, सौर परिवार के सदस्य तो हैं जिनमें ध्रुव तारा आता ही नहीं है। उसमें तो बुध शुक्र शनि अरुण वरुण यम पृथ्वी वगैरह ये हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो गया। चलिए बात करते हैं इसी के दूसरे की कि बुध सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है। बिल्कुल सबसे छोटा ग्रह है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। बुध जो है सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है। अगला है ग्रह यूरेनस सौर परिवार का दूरतम ग्रह है। ऐसा नहीं है, नेपच्यून है दूरतम। तो इसका सही आंसर ये रहेगा कि यूरेनस सौर परिवार का दूरतम ग्रह नहीं है, लेकिन यहाँ पर है लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ये गलत हो गया, ग वाला गलत, फॉल्स। यहाँ इधर वाले रिक्त स्थानों में भी हम इनको लिख सकते हैं, जैसे तीसरे में लिख दिया एफ, तीसरे में एफ लिख दिया और दूसरे में टी लिख दिया, ट्रू था। पहले में गलत था तो एफ लिख दिया। बात करते हैं नेक्स्ट की। घ इनसेट एक कृत्रिम उपग्रह है। बिल्कुल उपग्रह है, ये कृत्रिम उपग्रह है, तो ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे भी हम टी लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। आने वाला हमारे सौर परिवार में 9 ग्रह हैं। नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले 9 ग्रह थे। यम जो था प्लूटो, उसको हटा दिया गया है अब। तो हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह रह गए, 8 रह गए। तो अगर 8 के लिए ये स्टेटमेंट होता तो सही हो जाता, ऐसे ये गलत हो गया, तो एफ हो जाएगा। यहाँ पर भी हम लिख देंगे एफ। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला 6 ओरियन तारामंडल केवल दूरदर्शक द्वारा देखा जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है, दूरदर्शक की इसमें ज़रूरत नहीं होती है, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा एफ, ठीक है। अब इस प्रकार आपने सारे प्रश्न देख लिए हैं। इनको एक बार और बता देता हूँ मैं कि ध्रुव तारा सौर परिवार का सदस्य है, नहीं है। बुध सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है, बिल्कुल सही है। यूरेनस सौर परिवार का दूरतम ग्रह है, नहीं है। इनसेट एक कृत्रिम उपग्रह है, हाँ है। हमारे सौर परिवार में 9 ग्रह हैं, नहीं 8 ही है। और ओरियन तारामंडल केवल दूरदर्शक द्वारा देखा जा सकता है, नहीं, इसको ऐसे भी देखा जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये सारे 6 के 6 प्रश्न इसके कंप्लीट हो चुके हैं 5वें प्रश्न के। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 6ठा प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। स्तंभ फर्स्ट के शब्दों का स्तंभ सेकंड के एक या अधिक पिंड या पिंडों के समूह से उपयुक्त मिलान करना है, ठीक है। 6ठे प्रश्न में स्तंभ फर्स्ट से स्तंभ सेकंड के 1 या 2 जितने भी
समूहों से मिलान हो, वो मिलान हमको करना है। तो देखिए स्तंभ फर्स्ट और सेकंड की बात करते हैं। देखो के में क्या है, आंतरिक ग्रह है। आंतरिक ग्रह जो होते हैं, आंतरिक ग्रह के नाम से हम पृथ्वी और मंगल को जानते हैं, या पृथ्वी और मंगल जो है ये हमारे आंतरिक ग्रह होते हैं। तो इसको तो हम मिला सकते हैं इससे, जैसे ये शनि हो गया, वो सॉरी शनि नहीं, पृथ्वी और मंगल है। तो आंतरिक ग्रह के लिए हम एक तो पृथ्वी हो गया और दूसरा हो जाएगा मंगल। आंतरिक ग्रह के नाम से कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है, 2 ग्रह हो गए। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं बाह्य ग्रह के नाम से। तो बाह्य ग्रह के नाम से जो जाने जाते हैं उनमें से यहाँ पर एक ही है, कौन सा है, वो है शनि। तो यहाँ से इसको मिला देंगे हम शनि को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी में गए कि तारामंडल जो है उसमें क्या क्या आते हैं। तो भाई ये जो ग्रह हैं ये तो आते नहीं है तारामंडल में। अब कौन कौन आएगा, एक तो ओरोइन आएगा और एक सप्तऋषि आएगा। तो देखिए तारामंडल में एक तो आ गया सप्तऋषि और एक आ जाएगा ओरोयन। तो इसको इससे मिला दिया। यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आसानी से आप समझ पाओगे। देखो तारामंडल के नाम से कौन कौन है, एक तो सप्तऋषि आ जाएगा और एक ओरोयन आ जाएगा। ये सप्तऋषि आ गया और ये ओरोयन आ गया, ठीक है। अब बचा क्या है अपने पास में, एक ही तो बचा है, पृथ्वी के उपग्रह बचा है कि पृथ्वी के उपग्रह हैं। तो पृथ्वी के उपग्रह क्या है, एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। तो इसको हम यहाँ से इसको मिला देंगे, ठीक है। देखो पृथ्वी का उपग्रह ये हो गया और पृथ्वी का उपग्रह क्या हो गया, चंद्रमा। तो इसको हम चंद्रमा से मिला देंगे, ठीक है। ये लो, इस प्रकार ये आंसर हो गया। अब एक बार और समझा देता हूँ आप लोगों को इसको कैसे आपको करना है। देखिए आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं, इसमें 2 आ गया, एक तो पृथ्वी आ गई, दूसरा मंगल आ गया। बाह्य ग्रह की बात करें तो शनि आ गया। तारामंडल की बात करें तो इसमें सप्तऋषि आ गए और ओरोयन आ गया। 2 प्रकार के आ गए, सप्तऋषि और ओरोयन। पृथ्वी के उपग्रह एकमात्र चंद्रमा। अब इसमें से ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा बचा, एक ध्रुव तारा बचा है जो किसी भी काम का नहीं है। यानी इन चारों में से कोई भी श्रेणी उसकी नहीं है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 7वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। प्रश्न कुछ कहता है कि अगर शुक्र संध्या तारे के रूप में दिखाई दे रहा है तो आप इसे आकाश के किस भाग में पाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम में। अगर शुक्र संध्या तारे के रूप में दिखाई दे रहा है, भाई संध्या तारा किधर होता है, संध्या का मतलब शाम का समय, और शाम का समय संध्या तारा किधर दिखाई देगा, पश्चिम में दिखाई देगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 8वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, सौर परिवार के सबसे बड़े ग्रह का नाम बताइए। सौर परिवार के जो 8 ग्रह हैं उनमें से सबसे बड़े ग्रह की बात करें तो वो ग्रह होता है बृहस्पति, और बृहस्पति सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 9वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि तारामंडल क्या होता है, किन्हीं 2 तारामंडलों का नाम लिखिए। तारामंडल होता क्या है, तारों का ऐसा समूह जो कोई पैटर्न बनाता है तारामंडल कहलाता है। पैटर्न का मतलब जैसे मान लो एक तारा यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है, 5वां यहाँ है। तो इनसे क्या हो गया, एक पैटर्न बन जाएगा, ऐसे कोई संरचना बन जाती है, तो उसे कहेंगे हम तारामंडल। और तारामंडल की बात करें तो एक तो सप्तऋषि समूह होता है और एक ओरोयन होता है। ये 2 तारामंडल के उदाहरण है। सप्तऋषि की बात करें तो सप्तऋषि जब रात्रि के समय हम सोते हैं तो उत्तर दिशा की तरफ हम इसको स्पष्ट देख सकते हैं। नीचे डायग्राम भी है, अभी बता दूंगा मैं। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 10वां प्रश्न आप लोगों के सामने है कि सप्तऋषि तथा ओरोयन मंडल के प्रमुख तारों की अपेक्षिक स्थितियां दर्शाने के लिए आरेख खींचिए। तो सप्तऋषि और ओरोयन मंडल, तारामंडल जो है, इनकी संरचना हम देख लेते हैं। देखो सप्तऋषि और ओरोयन तारामंडल, ये तो है ओरोयन तारामंडल जिसमें कितने तारे हैं देख रहे होंगे आप। देखो एक तो यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे,
चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, छठा यहाँ पे, सातवां यहाँ पे। दूसरा है कि सप्तऋषि समूह जो है ये दिखाई देता है उत्तर दिशा की तरफ। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये एक छोटा सा यहाँ और है, तो ये टोटल कितने हो जाते हैं? 7 हो जाते हैं। और ये 7 तारों का जो समूह है वो क्या होता है? सप्तऋषि समूह होता है। ये ओरियन समूह हो गया, ये सप्तऋषि समूह हो गया। ठीक है, अब इसकी क्या बता रहे हैं? परिक्रमण गति बता रहे हैं। इसमें ऊपर दिया हुआ है प्रश्न में कि तारों की जो है आपेक्षिक स्थितियां दर्शाने के लिए आरेख। तो इसमें ये गति करता हुआ दिखाया हुआ है, इधर वाला ये सप्तऋषि समूह, और इधर ओरियन तारामंडल है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। प्रश्न है कि ग्रहों के अतिरिक्त सौर परिवार के अन्य 2 सदस्यों के नाम लिखिए। भाई ग्रह तो होते ही हैं, 8 ग्रह हैं सूर्य के सौर परिवार में, लेकिन उल्का और धूमकेतु जो है ये भी इसी के सदस्य होते हैं, अन्य 2 सदस्य हैं ये। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है, व्याख्या कीजिए कि सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति आप कैसे ज्ञात करेंगे। प्रश्न पूछ रहा है कि सप्तऋषि समूह जो है जिसमें 7 तारों का समूह है, उसकी सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति आप कैसे ज्ञात करेंगे, इसको आपको समझाना है। तो देखिए इसका सही आंसर आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति ज्ञात करने के लिए पहले हम रात में स्वच्छ आकाश में सप्तऋषि की पहचान करेंगे, और सप्तऋषि की पहचान होने के बाद में इसके सिरों के 2 तारों से गुजरने वाली एक सख्त रेखा की कल्पना करेंगे। 2 सिरे जो हैं उनसे सख्त रेखा मतलब सीधी रेखा गुजरने की कोशिश करेंगे, कल्पना करेंगे, और इस रेखा को उत्तर दिशा की तरफ आगे बढ़ाएंगे। तो ये रेखा एक ऐसे तारे पर पहुंचेगी जो अधिक चमकीला नहीं होता है, यानी ज़्यादा चमकता हुआ दिखाई नहीं देता है। यही ध्रुव तारा है। इसको डायग्राम से भी आप लोगों को, अभी जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में डायग्राम देखा था आपने, उस डायग्राम से भी मैं बता सकता हूँ। देखिए जैसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को कि ये वाला डायग्राम तो क्या है, ये तो ओरियन तारामंडल है और ये सप्तऋषि समूह है। अब देखिए सप्तऋषि समूह में देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब ये सप्तऋषि समूह की जब 2 तारों को हम मिला के स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो वहाँ पर क्या होगा? ध्रुव तारा होगा, कम चमकीला। अब देखिए एक सप्तऋषि समूह ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4 सप्तऋषि समूह हो गए। और इन चारों सप्तऋषि समूह के केंद्र में जब हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है? ध्रुव तारा होता है। ठीक है, ये ध्रुव तारा हो गया। अब इसको हम कैसे समझेंगे? देखिए ये सप्तऋषि समूह मान लो ऐसे गति कर रहा है, इधर गति करता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो इसके बीच में यानी कुल मिला के अंत वाले जो 2 तारे हैं इनको मिला के एक स्ट्रेट लाइन जब हम खींचेंगे उत्तर दिशा की तरफ, तो ये स्ट्रेट लाइन क्या करती है? जहाँ पर जाके मिलती है वो क्या होता है? ध्रुव तारा ही होता है। अब देखो आप आकाश में अपन सप्तऋषि समूह की बात करें तो सप्तऋषि तारामंडल होता है ना, एक निश्चित बिंदु के चारों ओर घूर्णन करता है, और ये बिंदु जो होता है ना इसे ही हम क्या कहते हैं? ध्रुव तारा कहते हैं। इस ध्रुव तारे के चारों तरफ निश्चित बिंदु है, फिक्स इस दिशा में ये गति करेंगे तो इसके चारों तरफ ही ये गति करेंगे, यही क्या होता है? ध्रुव तारा होता है। ये तारा स्थिर प्रतीत होता है। भाई ये जो ध्रुव तारा है यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको, ये क्या होता है? स्थिर होता है। अब स्थिर क्यों होता है, इसका कारण क्या है, ये भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि स्थिर क्यों है। भाई ये तारा स्थिर प्रतीत इसलिए होता है क्योंकि ये पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के अनुदिश होता है, और स्वयं पृथ्वी के घूर्णन के कारण अन्य तारे और ध्रुव तारे के चारों ओर घूर्णन करते प्रतीत होते हैं। इस चित्र में
आप लोगों को मैंने दिखाया कि सप्तऋषि रात्रि में प्रत्येक 2 से 3 घंटे के पश्चात अपनी व्यवस्था को बदलता है, और ध्रुव तारा जो है, ये बीच में जो है ध्रुव तारा, ये क्या करता है, एक ही जगह यहाँ पर व्यवस्थित रहता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। बात करते हैं अगले 13वें प्रश्न की। 13वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। देखिए, क्या आकाश में तारे गति करते हैं? व्याख्या कीजिए। तो इसका सही आंसर है कि नहीं, सारे तारे जो हैं, सॉरी प्रश्न में ये पूछ रहा था कि सारे तारे गति करते हैं, तो बिल्कुल सारे तारे गति नहीं करते। उदाहरण स्वरूप ध्रुव तारा अन्य तारों के समान गति नहीं करता है। नहीं, आकाश में तारे क्या होते हैं, गति नहीं करते, किंतु ऐसा हमको प्रतीत होता है। ध्रुव तारे को छोड़ के दें अपन, मान लो ध्रुव तारा है, इस ध्रुव तारे को छोड़ दें तो ध्रुव तारे को छोड़कर सभी तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। जैसे मान लो अभी यहाँ पर मैप में अपन देखते हैं तो इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। सभी तारे जो होते हैं ध्रुव तारे को छोड़कर वो पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं, प्रतीत होते हैं, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। मान लो जैसे ये पृथ्वी है तो पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, और इसलिए पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए हमको ये प्रतीत होते हैं। पृथ्वी जो है, पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, और ये तारे जो हैं पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते दिखाई देंगे। और ध्रुव तारा जो होता है कैसा होता है, स्थिर होता है, और पृथ्वी के अक्ष की दिशा में ये स्थित होता है, इसलिए गति करता हुआ नहीं दिखाई देता है। तो ये जो आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे, इस आंसर के साथ में आपको और भी ऐड करना है, वो मैं बोल रहा हूँ कि आकाश में तारे गति नहीं करते हैं, किंतु ऐसा प्रतीत होता है। ध्रुव तारे को छोड़कर सभी तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। ध्रुव तारा स्थिर होता है क्योंकि वह पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित होता है। इसको भी आपको ऐड करना है। ठीक है, अब आगे देखिए 14वां प्रश्न है, इसकी बात करते हैं। 14वां प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि तारों के बीच की दूरियों को प्रकाश वर्ष में क्यों व्यक्त करते हैं? इस कथन से क्या तात्पर्य है कि कोई तारा पृथ्वी से 8 प्रकाश वर्ष दूर है? भाई सबसे पहले तो इसमें बताना है कि प्रकाश वर्ष में क्यों व्यक्त करते हैं, और दूसरा बताना है कि 8 प्रकाश वर्ष में कैसे आप इसको सिद्ध कर पाओगे कि ये क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो तारों के बीच की दूरियां क्या होती है, बहुत अधिक होती है। हम जानते हैं कि तारे पृथ्वी से बहुत अधिक दूर है। इस दूरी को किलोमीटर में मापना आसान नहीं होता है, इसीलिए इसे प्रकाश वर्ष में व्यक्त करते हैं। और प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी ही क्या कहलाती है, प्रकाश वर्ष कहलाती है। अब इसके बारे में देखो थोड़ा सा और बताता हूँ मैं आपको कि तारों के बीच के जो दूरियां है ना, देखो बहुत अधिक होती है, और ये मिलियन बिलियन किलोमीटर से भी अधिक होती है। मिलियन और बिलियन किलोमीटर से भी अधिक होती है। अब इनको अपन कैसे लिखें बताओ? तो इसलिए इनको क्या करते हैं, प्रकाश वर्ष में मापते हैं, प्रकाश वर्ष में मापते हैं। और दूरियों को किलोमीटर में व्यक्त करना कठिन होता है। बड़ा मात्रक जो है इसका क्या होता है, प्रकाश वर्ष होता है, इसलिए प्रकाश वर्ष में इसको मापते हैं, और इससे तारों के बीच की दूरियों को हम व्यक्त कर देते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई तारा पृथ्वी से 8 प्रकाश वर्ष दूर है, तो इसका मतलब क्या है? तो देखिए इस कथन से यह तात्पर्य है कि प्रकाश अपने वेग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से, प्रकाश का जो वेग है कितना है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, इस वेग से यह चलता है, और 8 वर्ष में उस तारे से पृथ्वी तक पहुंचेगा। यानी ये जो पृथ्वी, कोई तारा पृथ्वी से 8 प्रकाश वर्ष दूर है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ये चल रहा है प्रकाश, और 8 वर्ष में उस तारे से पृथ्वी तक पहुंचेगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो ये परिभाषा बिल्कुल सही है यहाँ पर जो लिखी हुई है,
प्रकाश वर्ष की परिभाषा आप यहाँ से लिखिए। और प्रकाश की चाल की बात करें, वेग की बात करें, चाल, तो इसका वेग क्या हो जाएगा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और 8 वर्ष में वह तारा जो है उस तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 15वां प्रश्न आप लोगों के सामने इस प्रकार दिया हुआ है कि बृहस्पति की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 11 गुनी है। बृहस्पति जो सौर परिवार का ग्रह है सबसे बड़ा, उसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 11 गुनी है। बृहस्पति तथा पृथ्वी के आयतनों का अनुपात परिकलित कीजिए और बृहस्पति में कितनी पृथ्वियां समा सकती है ये भी हमको बताना है। यहाँ दिया हुआ है कि बृहस्पति की जो त्रिज्या है पृथ्वी की त्रिज्या की कितनी है, 11 गुनी है। बृहस्पति और पृथ्वी के आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है और बृहस्पति में कितनी पृथ्वियां समा सकती है ये भी हमको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो, माना कि पृथ्वी की त्रिज्या क्या हो जाएगी, कैपिटल आर त्रिज्या मान लो, आर मीटर मान लो, तो मीटर मीटर बार बार में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार बता दिया मैंने कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है। और बृहस्पति की त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई, 11 गुणी है तो 11 आर हो जाएगी, सीधी सी बात है। अब पृथ्वी के आयतन की बात करें तो पृथ्वी का आयतन और अनुपात अपन बृहस्पति के आयतन को लिख सकते हैं। एक तरफ तो लिख दें अर्थ यानी पृथ्वी का आयतन और दूसरी तरफ लिख दें बृहस्पति का आयतन। बृहस्पति को मान लो ऐसे लिख दिया, ये लिख दिया। अब दोनों का आयतन का अनुपात लिखें तो देखिए दोनों की जो आयतन का फॉर्मूला लगेगा 4/3 पाई आर स्क्वायर, ये लगेगा, लिखा हुआ है यहाँ पे। तो 4/3 पाई आर स्क्वायर, तो पृथ्वी का तो यही हो जाएगा क्योंकि त्रिज्या क्या है, आर ही है। बृहस्पति की त्रिज्या क्या है, 11 आर है, तो इसका क्या हो जाएगा 4/3 पाई 11 आर क्यूब, सॉरी मैंने स्क्वायर बोल दिया था, 4/3 पाई आर क्यूब होगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है, मैंने स्क्वायर बोल दिया, तो आपको ध्यान रखना है स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर क्या है, क्यूब है। ठीक है, अब दोनों के आयतन की अगर हम तुलना करते हैं तो देखिए बृहस्पति का अनुपात और पृथ्वी का आयतन, सॉरी अनुपात नहीं है यहाँ पे, आयतन ही होगा ना, हो जाता है मिसिए। तो बृहस्पति का आयतन पृथ्वी का आयतन, ऊपर बृहस्पति का लिख दिया, नीचे पृथ्वी का लिख दिया, काट देंगे, देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा और आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, सॉरी आर से आर कट जाएगा। अब देखिए जैसे 11 ऊपर 11 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। तो इधर तो नीचे तो क्या आ गया, 1 आ गया, ऊपर 1331 आ गया। तो अनुपात यहाँ पर हमने निकाला, तो अतः बृहस्पति तथा पृथ्वी के आयतनों का जो अनुपात है वो क्या आया, 1:1331। ये ग्रह इतना बड़ा है कि इसमें 1331 पृथ्वियां समा सकती है। अब देखो जैसे मान लो आप लोगों के सामने दूसरा प्रश्न भी आ सकता है, डायरेक्ट भी, स्पष्ट कीजिए कि एक बृहस्पति में कितनी पृथ्वियां समा सकती है, या प्रश्न में ही उत्तर दे दे कि स्पष्ट कीजिए कि एक बृहस्पति में 1331 पृथ्वियां समा सकती है। कैसे स्पष्ट करोगे, तो ऐसे स्पष्ट करोगे, ये जो मेथड है पूरा मेथड अपना के कि पृथ्वी की त्रिज्या को आर मानोगे, बृहस्पति को 11 आर मानोगे, फिर पृथ्वी का बृहस्पति का दोनों का आयतन निकालोगे, 4/3 पाई आर क्यूब फॉर्मूले से, यहाँ आर की जगह आर लिख दिया, पृथ्वी का तो बृहस्पति का 11 आर हो जाएगा, सबको काट देंगे, 11 बच जाएंगे, 11 का क्यूब 1331। तो स्पष्ट कर देंगे इससे कि 1331 पृथ्वियां एक बृहस्पति में समा सकती है। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न है 16वां। देखिए बूझो ने सौर परिवार का निम्नलिखित आरेख खींचा, यह आरेख सही है, यदि नहीं तो इसे संशोधित कीजिए। भाई बूझो ने क्या किया, एक परिवार का, सौर परिवार जो है उसका ये आरेख खींचा है, अभी नीचे दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। क्या ये आरेख सही है, सही है तो सही है, और सही नहीं है अगर मान लो, यदि नहीं तो इसे संशोधित करके और सही करके आप लोगों को बताना है। ठीक है,
अब देखिए ये जो आरेख बनाया है बूझो ने, ये आरेख गलत है। क्या गलती है इसमें? पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि बीच में जो है ये क्या है, सूर्य है, और सूर्य के चारों तरफ ये जो परिक्रमा कर रहे हैं ये क्या है, ग्रह हैं। तो सूर्य और बाकी के ये ग्रह हो गए 8। अब इनका जो क्रम है ना, सूर्य से दूरी के हिसाब से सबसे पास में बुध होता है और फिर शुक्र होता है। तो यहाँ पर मंगल और शुक्र जो लिखे हुए हैं इनको उल्टा करके लिख दिया है इसने। मंगल की जगह तो शुक्र आएगा और शुक्र की जगह मंगल आएगा, तब ये सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसको हम सही करके और लिख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा भाई ये आरेख गलत है, और संशोधित आरेख में आप लोगों को क्या करना है, मंगल की जगह शुक्र को लिखना है और शुक्र की जगह मंगल को लिखना है। बाकी सब सही है और ये सौर परिवार का जो आरेख है बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ आज की क्लास के सारे जो प्रश्न हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और सबको बता दीजिए कि सत्र जो है उसके प्रश्नोत्तर भी हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। अपने सभी दोस्तों को बता दीजिए ताकि वो अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाओ, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है तो उसकी सूचना आप तक आसानी से पहुंच जाए और आप आसानी से वीडियो को देख सको। इसी के साथ आप सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.